क्या हालचाल भाई लोग। तो फाइनली यार चलो ऑर्गेनिक के डे 3 पे आते हैं। लगातार अपनी सीरीज बहुत अमेजिंग तरीके से निकल रही है, ठीक है ना। तो पूरी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह ऐसे ही करेंगे, पूरी डिटेल में चलेंगे, हर एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे कि आप जितनी एक्सपेक्टेशन लेके आए हो इधर, उससे आपको ज्यादा ही मैं हमेशा दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लेना, ठीक है ना। तो चलो यार अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ, ठीक है। तो गाइस आज स्टार्ट करेंगे आइसोमर्स। आईयूपीएससी हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, काफी कर चुके हैं आईयूपीएससी को, ठीक है ना। अब हर एक चैप्टर में हम सब कुछ, हर एक चैप्टर आगे कंटिन्यू होता रहेगा। देखो आइसोमर आईयूपीएससी में सारी आपको मैं डिटेल्स बता चुका हूं, सब कुछ करा चुका हूं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। बस अब आपको उन चीज को पॉलिश करना है और चीज अब लगातार आपकी सीरीज में होती रहेगी, ठीक है ना। तो चलो अब आइसोमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बस पहले 6-7 लेक्चर देख लेना, 6-7 लेक्चर आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसके बाद देखना आपके क्वेश्चन कैसे चुटकियों में होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस चलो आइसोमर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है आइसोमर, देखो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, कंपाउंड्स which have same molecular formula but different in at least one physical, chemical or biological property that are called isomer। मतलब आइसोमर्स क्या होते हैं गाइस, वो कंपाउंड जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोमर, जिसको भी हम डिटेल में पूरा देखेंगे भी कैसे क्या चल रहा है। मोलिकुलर फॉर्मूला पता है ना आपको, कोई भी चीज किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला उसको मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। हमने कहा किया था मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट में हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला किया था। वैसे मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता ही है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब आगे आइसोमर को पूरी डिटेल में अब करेंगे, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन से क्या मजा आएगा। तो देखो आइसोमर्स गाइस दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। तो आज हम देखते हैं, अभी इस लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमर में मूव कर पाते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करेंगे। लेकिन दो टाइप्स के होते हैं आइसोमर, आपको बताना यह था कि एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। तो आज हम पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं क्या होता है। तो देखो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट ऑर्डर्स। कि क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, कि पहली बात तो आइसोमर्स मतलब है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ये तो फिक्स है। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है। बस अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या कि देखो स्ट्रक्चर डिफरेंस होंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंस होंगे, मतलब एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट ऑर्डर, कि एटम्स जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और डिफरेंट ऑर्डर में बॉन्ड्स हैं, बॉन्डिंग की हुई है अलग अलग कंपाउंड में, जिसको भी डिटेल में देखते हैं ना, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा, इन आइसोमर्स में क्या होता है, आईयूपीएससी नेमिंग चेंज इन दिस टाइप। इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में आईयूपीएससी नेमिंग चेंज होती है, मेरे स्पेशल पॉइंट है, आपको कोई ऐसे बताएगा नहीं। आईयूपीएससी नेमिंग चेंज होती है इस टाइप में स्ट्रक्चरल आइसोमर में, स्टीरियो आइसोमर में नहीं चेंज होती। स्टीरियो आइसोमर गाइस, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में फर्क क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बट क्या होता है, बॉन्ड की रोटेशन अलग अलग होती है, बॉन्ड की रोटेशन अलग अलग होती है। तो मतलब स्पेस में बॉन्ड की रोटेशन अलग अलग होती है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में आईयूपीएससी नेमिंग चेंज नहीं होती, स्टीरियो आइसोमर में कंपाउंड तो सेम रहता है, बस बॉन्डिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह क्लियर करेंगे। जैसे सिस ट्रांस भी स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है ना, सिस ट्रांस भी स्टीरियो आइसोमर है। तो सिस ट्रांस में देखो बस क्या होता है, बॉन्ड की रोटेशन चेंज हो जाती है। सिस कैसा होता है, देखो सिस कैसा होता है, देखो सिज कैसा होता है, सिज ऐसा होता है, सिज ऐसा होता है, और ट्रांस कैसा होता है, ट्रांस ऐसा होता है, ट्रांस ऐसा होता है। बस बॉन्ड की रोटेशन चेंज होती है स्टीरियो आइसोमर में। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब बॉन्ड जो एटम्स है मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स हैं,
ठीक है ना, और टुगेदर जो है वो डिफरेंट ऑर्डर में बॉन्ड होते हैं, जिसको भी हम देखेंगे। बस इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर में आईयूपीएसी नेमिंग चेंज होती है, आईयूपीएसी नेमिंग चेंज होती है, इसमें चेंज नहीं होती। इसमें देखो, इसमें बस इतना ही लिखोगे ना आप, सिस आइसोमर। देखो जैसे मान लो बुटेन है आपका, है ना, मान लो ये आपका बुटेन है, मान लो इधर आपका CH3 है, ठीक है ना, इधर भी आपका CH3 है और इधर भी मान लो आपका CH3 है, ठीक है ना, इधर भी आपका CH3 है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका भी बुटेन होगा, इसका भी बुटेन होगा। तो आईयूपीएसी नेमिंग इधर चेंज नहीं हुई, बस हम क्या लिखते हैं, इसको ट्रांस बुटेन और इसको लिखते हैं सिस बुटेन। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग तो सेम ही है ना, बुटेन ही है, लेकिन इसमें आईयूपीएसी नेमिंग चेंज होती है क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। तो अब इसको डिटेल में भी देखते हैं, अब पूरा इसको डिटेल में देखते हैं। पहले बस इतना थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियोआइसोमर में फर्क क्या होता है, तो वो आपको क्लियर हो तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी हम स्टीरियोआइसोमर को बहुत अच्छी तरह करेंगे भी, चलो इसको बाद में रेस कर देंगे। तो देखो अब बात करते हैं गाइस स्ट्रक्चरल। देखो अभी पहले हमने देखा कि आइसोमर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर, जिसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिटेल में देखेंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की भी आगे ब्रांचेस हैं, तो उसको देखो। स्ट्रक्चरल आइसोमर आगे 6 ब्रांच में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस में स्ट्रक्चरल आइसोमर आगे डिवाइड है। तो उसको देखते हैं, एक एक टाइप्स को देखते हैं, अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो सब टाइप्स हैं उनको देखते हैं। तो देखो गाइस सबसे पहली टाइप है चेन आइसोमर। क्या है? चेन आइसोमर। देखो चेन आइसोमर क्या होता है, जैसे कि आपको नाम ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पेरेंट मतलब जो चेन नंबर ऑफ एटम इन्हें चेन डिफरेंट होते हैं, मतलब चेन डिफरेंट होती है, उसमें चेन डिफरेंट होती है। जो चेन होती है अपनी कार्बन की जो चेन हो गाइस, जो कार्बन की मतलब कार्बन के जो बॉन्ड ऐसे लीनियर बना होता है, तो उस जो पूरा बॉन्ड होते हैं, जितने भी जो पूरा मॉलिक्यूलर होता है उसको चेन बोलते हैं ना। जो एक चेन सी देखो जैसे चेन बनी हुई है, ये चेन बनी हुई है, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? चेन। देखो एक चेन की तरह बनी हुई है ना, चेन भी ऐसी होती है ना, ऐसे देखो चेन भी ऐसी होती है ना अपनी, देखो ऐसी, बस थोड़ा फील दिलाने की कोशिश करता हूं मैं हमेशा। तो देखो चेन भी अपनी ऐसी होती है, तो बस चेन बनते आ रही है, तो इसको हम ऑर्गेनिक में इसलिए हम बोलते हैं इसे चेन, ठीक है ना। तो वैसे बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, इतना बताना नहीं चाहिए, आपका एग्जाम आने वाला है अब, तब भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगते हैं बताने में। तो देखो चेन आइसोमर में क्या होता है, पेरेंट चेन और साइड चेन डिफरेंट। पहली बात, कोई भी आइसोमर हो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन में पूरी इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो सब आपको पता ही होगा। क्या है इसकी डेफिनेशन? वैसे the isomers having same molecular formula but the parent chain or side chain different, that are called chain isomer। लेकिन मैं वैसे लिख नहीं रहा हूं कि बाद में आप रिवीजन भी अच्छी तरह कर पाओ, और आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो क्योंकि इंग्लिश तो आपको लिखनी आती होगी ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो चेन आइसोमर में क्या है, मैंने आपको बताया कि पेरेंट चेन या साइड चेन डिफरेंट होती है। जैसे कि देखो एक मैंने एग्जांपल लिया है, देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें चेन ऐसे है, एक बुटेन है ना, ये बुटेन है, और ये देखो एक अपना कंपाउंड है। देखो एक इसकी नेमिंग लिख के बताओ, इसकी नेमिंग बताओ क्या होगी। देखो नेमिंग लिखो जल्दी, इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 मिथाइल, देखो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, यही हो लिखी है ना नेमिंग अब आ रही है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। पहले प्रीफिक्स लिखा, प्रीफिक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो प्रीफिक्स अपना क्या है? मिथाइल, और उसके बाद प्रोप वर्ड रूट, ठीक है। एन अपना क्या है? एन अपना क्या है? 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स इधर है नहीं, तो ऐसे हम नेमिंग रिवाइज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो बुटेन है, आप साफ ही देख रहे हो, ठीक है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ए अपने होता है चेन आइसोमर की, मतलब देखो पेरेंट चेन इसमें ए थी, इसमें पेरेंट चेन ए थी 4 कार्बन वाली, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम इन पेरेंट चेन या साइड चेन डिफरेंट होते हैं। देखो इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन थे, ठीक है ना, इसमें पेरेंट चेन देखो, इसकी पेरेंट चेन यही है, इसकी पेरेंट चेन में 3 कार्बन ही है, लेकिन देखो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है। देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H35, ठीक है ना, 3 5 7 and 10, C4H10। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C4H10। देखो इसमें भी 4 कार्बन है एंड H10 है अपने, काउंट करोगे तो, और इसमें भी देखो C अपने 4 है एंड H अपने कितने हैं? देखो 3 + 3 + 3 9 + 1 10। तो देखो दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, बस क्या है? पेरेंट चेन में डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमर।
ठीक है ना। इसी से अब देखो अपनी क्लियर होनी स्टार्ट हो गई है आइसोमर की डेफिनेशन, कि कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कोई एक या फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो इसमें देखो अपनी कोई ना कोई एक, देखो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है ना, फिजिकली अलग अलग है ना, फिजिकली अलग अलग स्ट्रक्चर है इनका, तो इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ठीक है, ए आपके देखो C4H10 के 2 आइसोमर हमने लिखे, तो ऐसे आपने ए आपके हैं चेन आइसोमर, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमर देखो क्या होता है, पोजीशन आइसोमर में देखो क्या होता है, पेरेंट चेन सेम, पेरेंट चेन रिमेन सेम, पेरेंट चेन सेम रहेगी, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ऐसे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं कि आपको रिवाइज करने के टाइम मजा आए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप शॉर्ट नोट्स बना नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं उस अकॉर्डिंग पहले से प्रिपेयर रख रहा हूं आपको, कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो पेरेंट चेन रिमेन सेम, देखो पेरेंट चेन सेम, पोजीशन आइसोमर में क्या होते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम पेरेंट चेन, ठीक है ना, बट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। पोजीशन आइसोमर देखो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि पोजीशन के करके जो आइसोमर बनते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। देखो पोजीशन किसकी किसकी चेंज हो सकती है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो, जैसे कि देखो ये देखो एग्जांपल है अपनी पहली, देखो एग्जांपल है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड इधर था, अब इसमें डबल बॉन्ड इधर था। देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जब आप काउंट करोगे तो देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन क्या नंबर सेम है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बस क्या हुआ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, इधर डबल बॉन्ड इधर था, इधर डबल बॉन्ड इधर था, ठीक है ना। तो ये बस पोजीशन चेंज हुई, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, पेरेंट चेन सेम रहती है लेकिन पोजीशन जो मल्टीपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की एंड फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होती है। या मतलब आपका या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जैसे मल्टीपल बॉन्ड की देखो पोजीशन चेंज हुई, या आपका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे फंक्शनल ग्रुप की भी देख लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे ये देखो, जैसे देखो सेकंड एग्जांपल है अपनी, ठीक है ना। तो देखो पहले अपना फंक्शनल ग्रुप OH जो है कहां लगा है, CH3 के जस्ट एडजेसेंट में, उसके बाद कहां लगा, देखो इधर पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, अब देखो इधर और चेंज हो गई, तो ये अपने क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये अपने क्या है, तीनों पोजीशन आइसोमर है, दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है ना, एक दूसरे में क्या रिश्ता है इनमें, पोजीशन आइसोमर्स का, ठीक है ना। तो अब देखो, अब थर्ड एग्जांपल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये बताओ कि ये दोनों एग्जांपल क्या पोजीशन आइसोमर है, ये दोनों क्या पोजीशन आइसोमर है, सोचो, पॉज करो और बताओ, एक बार कंक्लूड करो रिजल्ट, उसके बाद पॉज करके, पहले पॉज करो, सोचो और उसके बाद फिर से ऑन करना और बताना मैंने आपने क्या सोचा था, जो सोचा था वो सही है कि गलत है। तो आई होप आपने पोस्ट करके सोचा हो, सोचो, दिमाग में जोर डालो, बैठे ना रहो, ठीक है ना। तो देखो बताओ क्या सोचा है, पोजीशन आइसोमर है, हाँ नहीं, ठीक है ना, ये पोजीशन आप सोच रहे थे ना मैं कि हाँ बोलूं, हाँ पोजीशन आइसोमर नहीं है, यही क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर करने हैं, इसीलिए मैंने पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, जिसमें पेरेंट चेन सेम होती है, इसमें पेरेंट चेन सेम है, नहीं सेम है, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में, 4 है, इसमें कितने हैं, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें पेरेंट चेन अपनी क्या है, ए है पेरेंट चेन अपनी, पेरेंट चेन देखो क्या होगी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, पेरेंट चेन अपनी इधर यही होगी ना, ए वाली, या तो ए वाली कोई भी एक सेम ले लो, कोई भी एक ही चीज है, जो ये ले लो, जो ये ले लो, तो पेरेंट चेन अपनी ए है, पेरेंट चेन अपनी क्या है, ए, तो पेरेंट चेन इधर में अपने 3 कार्बन है और इधर 4 कार्बन है, तो पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेन सेम रहती है, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, इसीलिए मैंने एग्जांपल इधर ली कि आपके माइंड में इधर से जो अंदर धूल झुपी हुई है, धूल बनी हुई है, तो उसको निकाल सकूं, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसमें पेरेंट चेन सेम नहीं है, इसमें पेरेंट चेन डिफरेंट है, जो कि पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेन सेम रहती है, बस पोजीशन चेंज होती है मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की। तो भैया ये कौन सा आइसोमर है, सोचो कौन सा आइसोमर है, सोचो, देखो इसमें चेन डिफरेंट है, तो ये क्या है, चेन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, इस करके मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया था। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये है चेन आइसोमर, ये क्या है,
चेन आइसोमर, नॉट ए पोजीशन आइसोमर गाइस। इसीलिए मैं हर एक जितने भी मैक्सिमम क्लैरिटी आपको दे दूंगा कि आपको कहीं से भी कोई गलती ना हो। ये है आपके चेन आइसोमर, ना कि पोजीशन आइसोमर की आपकी बारीक बारीक पॉइंट्स में आपके क्लियर कर दूंगा डेफिनेशंस की, जो आप क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि आपको इतने एनर्जी से बताया नहीं जाता या कंक्लूड नहीं करके दिया जाता। तो बिल्कुल भी दिक्कत ना लेना, ठीक है ना। ये आपके चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जैसे फोर्थ एग्जांपल देखो, बताओ ये पोजीशन आइसोमर है, जल्दी बोलो। हाँ ये तो पोजीशन आइसोमर ही है ना। देखो अपनी चेन सेम है, देखो पेरेंट चेन अपनी सेम है, पेरेंट चेन अपनी सेम है, बस क्या है, बस इधर क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है। बस इधर क्या चेंज हुई है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये अपने पोजीशन आइसोमर है। पेरेंट चेन रिमेन सेम एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। लेकिन ए नहीं था क्योंकि इसमें पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई। पेरेंट चेन ही डिफरेंट होगी तो चेन आइसोमर हुआ ना, और पोजीशन आइसोमर कहां से हुआ, समझे? ठीक है, समझे बच्चों? ठीक है, तो आई होप आपको दो आइसोमर क्लियर हो गए हो। तो अब देखो थर्ड आइसोमर पे आते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमर, जैसे अब देखो ये भी नाम क्लियर हो रहा है। पहले हमने किया चेन आइसोमर, मतलब जिनमें चेन में डिफरेंस था। उसके बाद हमने किया पोजीशन आइसोमर, जिसमें पोजीशंस में डिफरेंस था। अब हम कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो। व्हाट इज फंक्शनल आइसोमर? द आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। जैसे भैया देखो ये दो एग्जांपल देखो, ए क्या है, एसिटिक एसिड, ए क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। नहीं, ए अपना क्या है, प्रोपोनिक एसिड, ए अपना क्या है, प्रोपोनिक एसिड, ठीक है ना। प्रोप देखो 3 कार्बन है, इसमें क्या है, एसिटिक एसिड क्या होता था, 2 कार्बन वाला। एसिटिक एसिड क्या होता था, 2 कार्बन वाला, है ना। तो प्रो ए है अपना प्रोपोनिक एसिड, ए क्या है अपना, देखो प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद ओइक एसिड, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, प्रोप वर्ड रूट, ठीक है ना, इधर अपना कोई प्रीफिक्स था नहीं, वर्ड रूट, उसके बाद एन अपना क्या था 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो। इसका देखो ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, बोलो? ईस्टर है। ये क्या है, ईस्टर। इसकी नेमिंग क्या होगी, देखो इसकी नेमिंग होगी, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी नेमिंग होगी मिथाइल, इसकी नेमिंग होगी क्या, मिथाइल एसीटोएट, ठीक है। एसीटो, जैसे इसका अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं, अगर वैसे नाम लिखे तो इसकी नेमिंग क्या होगी, मिथाइल, ठीक है ना। पहले देखो एक इसका प्रीफिक्स अपना क्या है, मिथाइल, और ए अपनी पेरेंट चेन है। तो अब देखो इसकी नेमिंग क्या होगी, मिथाइल, एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, देखो 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेन ओएट, ओएट, ठीक है ना। ओएट आता है ईस्टर के सफिक्स में, मैंने आपको कहा था याद रखना। इसकी नेमिंग क्या होगी, मिथाइल, देखो मिथाइल इथेन ओएट, मिथाइल इथेन ओएट। तो देखो अब इनमें देखो क्या है, आइसोमर अपने मेन फंडे पे आते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स में मैंने देखो, इनमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, क्योंकि देखो कार्बन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी हाइड्रोजन 6 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन देखो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। इधर एसिटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इधर ईस्टर ग्रुप है, इधर ईस्टर ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसको याद रखना। तो देखो ए क्या है, 1 डिग्री अमाइन, ए क्या है 2 डिग्री अमाइन। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। ए क्या है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। ए क्या है, फंक्शनल आइसोमर। समझ रहे हो ना, ये क्या है अपने फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। इसकी नेमिंग क्या होगी बताओ जरा, इसकी नेमिंग क्या होगी, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन इसकी नेमिंग होगी, प्रोपेन 1 या प्रोपेन 1 अमाइन भी लिख सकते हो, प्रोपेन अमाइन इसकी नेमिंग होगी। इसकी नेमिंग क्या होगी, देखो इसकी नेमिंग देखो क्या होगी, देखो इसमें अब देखो एक को हमको साइड चेन मानना पड़ेगा, एक को एज ए प्रीफिक्स मानना पड़ेगा, एक को एज ए सफिक्स। तो इसकी नेमिंग होगी एन मिथाइल। देखो जो मिथाइल ग्रुप है अपना नाइट्रोजन से कनेक्ट है, इसलिए हम एन यूज करते हैं। एन मिथाइल क्या है इसकी नेमिंग, एन मिथाइल
इथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, तो इसकी नेमिंग है। तो ये आपका फंक्शनल आइसोमर होते हैं। आई होप क्लियर हो। फंक्शनल आइसोमर क्या हो, बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, जिसकी मैंने एक आपको क्रिटिकल एग्जांपल करा दी जहां से आप गलती कर सकते थे। ठीक है ना। तो आप देखो फोर्थ देखते हैं मेटामर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बच्चे भूल के जाते हैं। देखो मेटामर्स क्या होते हैं, डिफरेंट, देखा the isomers which have same molecular formula but having different number of carbon atom around a functional group that is called मेटामर्स। मतलब मेटामर्स क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो अराउंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है कि मेटामर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब मैं आपको बताता हूं मेटामर्स है क्या। देखो जैसे एग्जांपल को देखो, क्लियर करो। एक एग्जांपल है आपके पास, एक एग्जांपल है, मैंने आपको क्या बताया था, मेटामर। मेटामर क्या होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बोलो, ईथर है। क्या है, ईथर। तो इसके देखो, इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, इस साइड 1 है, और इसमें देखो इस कंपाउंड में इस साइड नंबर ऑफ एटम इस साइड 2 है, इस साइड 2 है। तो यही है अपना, इनको क्या बोलते हैं, मेटामर्स। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड ए फंक्शनल ग्रुप दैट आर कॉल्ड मेटामर्स। इसके देखो इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड अलग नंबर ऑफ एटम है, और इसके इस साइड अलग नंबर ऑफ एटम्स है ना। देखो इसके सराउंडिंग में अलग नंबर ऑफ एटम है और इसके सराउंडिंग में अलग नंबर्स ऑफ एटम है, तो इसको बोलते हैं मेटामर्स। समझ रहे हो ना कि इसके क्या है, इस साइड में लेफ्ट साइड में 3 एटम है, 3 कार्बन एटम है, इस साइड में 1 है, इसके दोनों साइड में 2 2 है। तो मैंने आपको ये बताया था कि मेटामर्स क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो अराउंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आसपास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उसको बोलते हैं मेटामर्स। बस फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, इस पॉइंट को याद रखना। अब इसकी मैं पावर दिखाता हूं आपको। बताओ ये दोनों मेटामर है कि नहीं है, बोलो, ये दोनों मेटामर है कि नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, ये दोनों मेटामर्स हैं कि नहीं है, बोलो। पॉज किया, पॉज करो, एक बार सोचो फिर आना। अब मैं बोलने जा रहा हूं इसका आंसर, ठीक है, पॉज कर लो, सोचो, सोचोगे गलती करोगे तभी याद रहेगी चीजें, ठीक है ना। तो देखो ये मेटामर नहीं है, क्यों नहीं है भैया, मैंने आपको क्या बोला था, मेटामर क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो अराउंड फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड 3 एटम है, एक साइड 1 एटम है, तो इसमें भी एक साइड 3 एटम है, एक साइड 1 एटम है, तो नंबर ऑफ एटम तो सेम ही है दोनों साइड। तो मेटामर कहां से हो गए, तो मेटामर कहां से हो गए दोनों। देखो मेटामर्स तो क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम हो अराउंड ए फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें भी इधर 3 है, इसमें 1 है, इधर भी इधर 3 है, इधर भी 1 है, तो मेटामर्स तो हुए ही नहीं ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो सेम ही है दोनों जगह, ठीक है ना। ये मेटामर्स अपने नहीं है, ये मेटामर्स अपने नहीं है, तो क्या है, ये है अपने पोजीशन आइसोमर। क्या है, पोजीशन आइसोमर। देखो पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, क्या हुई है, देखो अपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखो, CH3 देखो, CH3 को हम उठा के इधर ले आए, मिथाइल ग्रुप को हम उठा के इधर ले आए, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है, समझ रहे हो, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, तब करके अपना क्या है, देखो चेन आइसोमर में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, चेन तो सेम ही है ना। देखो अगर चेन तो अभी भी है ना, ऐसे बस इसको ऐसे सीधा लिखा है, इसको ऐसे बस ऐसे लिखा है तो अभी भी चेन ना, चेन टूटी तो नहीं है ना, चेन तो है ही है। मैं मतलब उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो थोड़े क्यूट से होते हैं ठीक है ना, कुछ बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, क्यूट अडाउट से होते हैं, उनके कहते हैं नहीं भैया चेन आइसोमर लग रहा है। देखो भाई चेन तो सेम ही है ना, बस लिखने का तरीका अलग है, दिखाने का तरीका अलग है, चेन तो देखो सेम ही है ना दोनों साइड। तो चेन आइसोमर तो नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन चेंज हुई है। देखो पहले CH3 इधर था, अब CH3 इधर आ गया, तो ये अपने क्या है, पोजीशन आइसोमर है, ना चेन आइसोमर है, ना मेटामर्स है। तो ये अपने क्या है, ये अपने क्या है, पोजीशन आइसोमर। क्या है अपने, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। आपके हर एक पॉइंट में क्लियर करते जा रहा हूं, इन एग्जांपल को याद रखना। ये अपने क्या है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है।
तो अब फिफ्थ टाइप है अपनी आइसोमर की, स्ट्रक्चरल आइसोमर की, रिंग चेन आइसोमर्स। ये क्या है, देखो इसमें क्या है, देखो द आइसोमर इन विच वन आइसोमर इज ओपन चेन एंड बट अनदर इज साइक्लिक। ओ आइसोमर्स, ओ कंपाउंड्स जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन एक आइसोमर लीनियर हो, दूसरा साइक्लिक में हो, तो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। मतलब एक आइसोमर रिंग की फॉर्म में है, एक चेन की फॉर्म में है। देखो जैसे एग्जांपल, देखो ए क्या है अपना, देखो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने एक लिखा है, देखो वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे आपको कंक्लूड करके नहीं बताने को मिलता जल्दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे शुड हैव सेम डीओयू। अब देखो आइसोमर में आने लगी वो चीज, डीओयू क्या होता था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया हो डीओयू, ठीक है ना। आपको इधर हमेशा आपको कुछ ना कुछ किसी भी टॉपिक में नवा बताते रहूंगा पूरी सीरीज में, ठीक है ना। तो इधर आपको एक चीज और मैं भी बताऊंगा। तो देखो ये क्या है, इसकी नेमिंग बताओ, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये अपना साइक्लोप्रोपेन है। देखो ये दोनों क्या है, रिंग चेन आइसोमर। इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, दे आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। देखो ये रिंग है, ये क्या है, चेन है। तो देखो लेकिन इनमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, देखो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 कार्बन आइटम है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, 3 एंड 6 अपने पास हाइड्रोजन है। और इसमें भी कितने हैं, हाइड्रोजन है और कार्बन है। देखो कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन क्लियर है ना। देखो मैं जिन बच्चों को मतलब बॉन्ड लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह चल रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन होता है। तो इसमें देखो 3 कार्बन है और अपने 6 हाइड्रोजन है। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो मतलब पहली बात तो आइसोमर्स है। तो और कौन से आइसोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर है। क्यों, क्योंकि एक जो अपना आइसोमर है, एक जो अपना मॉलिक्यूल है वो रिंग में है और एक चेन में है, तो इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है। तो देखो इसकी और एग्जांपल, अच्छा मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि डीओयू सेम होगा, रिंग चेन आइसोमर में डीओयू सेम होना चाहिए। तो इसका डीओयू क्या होगा, 1। देखो रिंग का कितना पॉइंट होता है, 1 पॉइंट, तो रिंग के लिए 1 पॉइंट, तो इसका डीओयू 1, बिना फॉर्मूला निकाले, ठीक है ना, बिना फॉर्मूला लगाए अब करना है आपको। इसका कितना डीओयू होगा, 1, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए भी 1 पॉइंट। अब एक चीज और आपको बताऊं, ट्रिपल पॉइंट के लिए कितना होगा, फिर ट्रिपल पॉइंट के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 पॉइंट्स, रिंग के लिए 1 पॉइंट, डबल बॉन्ड के लिए 1 पॉइंट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 पॉइंट्स। अब देखो ट्रिपल पॉइंट है, इसका डीओयू कितना होगा, 2, इसका डीओयू कितना होगा, 2, इसका कितना है, 1 पॉइंट रिंग का, 1 पॉइंट डबल बॉन्ड का, तो इसका डीओयू भी 2 होगा। तो सेम डीओयू होता है रिंग चेन आइसोमर्स में, ठीक है ना। रिंग चेन आइसोमर्स में हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और अनसैचुरेशन इंडेक्स, सब एक ही नाम है, आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या हो गया, देखो इसका मुझे लगता है हमने एक चीज, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, घबराना ना, एक CH2 बीच में रह गया था। तो देखो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब तो यार इसको देख लेना है ना। अब तो देखो इसमें जैसे 2 एटम इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो अपने कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। इधर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अपने 6 हाइड्रोजन इधर भी है, 6 इधर भी, कार्बन तो 4 ही है जो कि आपको दिख भी रहा है। तो आपके क्या है, रिंग चेन आइसोमर, जिसका इसका भी डीओयू सेम है, एक रिंग का, एक डबल बॉन्ड का पॉइंट, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 2 पॉइंट्स। इसका डबल बॉन्ड के कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट्स। तो ऐसे ही कह रहा हूं, पूरी सीरीज देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के 2 पॉइंट होते हैं, तो इसका भी डीओयू 2 है। जैसे अब देखो बेंजीन देख लो, बेंजीन के कितने पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट रिंग का, और डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो 3 पॉइंट डबल बॉन्ड के, 3 + 1 4 पॉइंट्स टोटल। इसके 4 पॉइंट्स हैं और इसके 1 2 3, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, पहले अपना ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। तो देखो 2 पॉइंट
प्लस 2.4 पॉइंट, तो इसके भी 4 पॉइंट, इसके भी 4 पॉइंट। डीओयू सेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, डीओयू सेम है। और क्या हमने रिंग चेन आइसोमर में क्या होता था, एक ओपन चेन होती थी और एक साइक्लिक, तो एक ओपन चेन है अपनी, एक साइक्लिक है, तो ये क्या है, रिंग चेन आइसोमर। और इनमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। देखो बेंजीन क्या होता था, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता था, C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो इसमें भी देखो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो सेम इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का C6H6C है, लेकिन एक रिंग में है और एक चेन में है, एक रिंग में है और एक चेन में है, तो ये अपने होते हैं रिंग चेन आइसोमर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि रिंग चेन आइसोमर हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है ना, क्लियर है? तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी हो। अब इसके बाद करते हैं टोटोमरिज्म, तो और इसके बाद स्ट्रक्चर आइसोमर अपना खत्म हो जाएगा। टोटोमरिज्म करते हैं, अगर उसके बाद टाइम बचा तो स्टीरो आइसोमर स्टार्ट करेंगे, अगर लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हुआ, और अगर लेंथी हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। तो लेकिन टोटोमरिज्म तो करेंगे, अगर आपका भी लेक्चर लेंथी हो गया हो तब भी हमको टोटोमरिज्म तो खत्म करना ही है आज। तो टोटोमरिज्म तो खत्म करेंगे कि अपना पूरा स्ट्रक्चर आइसोमर तो मिनिमम खत्म हो। ठीक है ना, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ले लो। तो गाइस चलो टोटोमरिज्म करते हैं। लास्ट टाइप रह गई है अपनी स्ट्रक्चर आइसोमर की, और ये सबसे लेंथी टाइप है, तो इसको अब करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो गाइस, इससे क्वेश्चन आने की चांस भी बाकी पांचों के मुकाबले देखे तो ज्यादा होते हैं, तो इसको ध्यान से करना। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो देखो गाइस करते हैं टोटोमरिज्म। ठीक है ना, स्ट्रक्चर आइसोमर की 6th टाइप। देखो टोटोमरिज्म भी इसको बोलते हैं, इसको डायनेमिक आइसोमर भी बोलते हैं, इसको कीटो इनोल आइसोमर भी बोलते हैं। इसके 3-4 नाम है, वैसे तो और भी नाम है इसके, क्रिप्टो आइसोमरिज्म। ठीक है ना, ऐसा भी आपके ये सब भी नाम है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बीएससी लेवल के हैं, बीएससी एमएससी लेवल के, तो उसको पे नहीं जाएंगे हम। तो आपके बस मतलब आपके जो सिलेबस में नेमिंग है उसको टोटोमरिज्म बुलाते हैं, या कीटो इनोल फॉर्म, ये दो इसके मेन नाम है, टोटोमरिज्म या कीटो इनोल आइसोमरिज्म। तो इसको अभी समझते हैं कि क्या है। देखो मैंने क्या लिखा है, टोटोमरिज्म एग्जिस्ट ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब हम किसको लेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे, एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम। मतलब ये क्या होता है, टोटोमरिज्म में क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट होता है, कैसे इसकी एक्सिस्टेंस होती है, क्या होता है इसमें, टोटोमरिज्म में होता क्या है असल में, ऑसिलेशन होती है हाइड्रोजन एटम की बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम। हाइड्रोजन एटम की ऑसिलेशन होती है, ऑसिलेशन पता है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है ना, ऑसिलेशन होती है हाइड्रोजन की पॉलीवैलेंट एटम में, पॉलीवैलेंट एटम में। ठीक है ना, पॉलीवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो उनमें। ठीक है ना, तो अभी दिखाता हूं, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा, खत्म आपको पता ही है यार। अब तो आप इतना तो भरोसा हो गया होगा ना मेरे पे कि जब मैं करा रहा हूं तो उसको पूरा क्लियर करके ही जाऊंगा। ठीक है ना, उसकी दिक्कत ना लेना, तो बस पूरी पेशेंसली देखते रहना। तो देखो गाइस, टोटोमरिज्म की कंडीशंस क्या है, टोटोमरिज्म की कंडीशंस क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि कंडीशंस, टोटोमरिज्म एग्जिस्ट कब करेगा, उसकी कुछ कंडीशंस है गाइस। तो ये देखो क्या है कंडीशन, देखो प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड हो, या N डबल बॉन्ड हो, या N डबल बॉन्ड C। तो गाइस मतलब इन तीनों में से किसी एक टाइप का बॉन्ड अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए, तभी टोटोमरिज्म एग्जिस्ट होगा। या तो और दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। भैया अल्फा हाइड्रोजन क्या है अभी समझाता हूं। देखो अब देखो, मैंने आपके 5 टाइप लिखी हैं। जनरली गाइज आपकी ये 5 टाइप ही टोटोमरिज्म शो करती हैं, ये 5 टाइप ही आपकी जनरली टोटोमरिज्म शो करती हैं। आपके वैसे ज्यादा आता है, जो मतलब आपके 99.9% क्वेश्चन जो है आपके वो कीटो इनोल फॉर्म पे ही हैं, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। लेकिन क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं, जब तक पूरा मैं करा नहीं देता तब तक मुझे मजा नहीं आता। तो मैं कराऊंगा तो आपको सब कुछ ही, लेकिन बता दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तभी इसका नाम हमने कीटो इनोल फॉर्म भी लिखा। देखो अब समझते हैं कि कीटो इनोल फॉर्म। देखो पहली टाइप देखते हैं जिसमें टोटोमरिज्म एग्जिस्ट होता है। देखो
ए अपना क्या है, कीटोन है, ए अपना कीटोन है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं ना, इसकी कॉमन नेमिंग। ए अपना क्या है, कीटोन, कीटोन है, इस करके मैंने इसको लिखा कीटोफॉर्म। इसको गाइस लिखते हैं ऐसे अपना टोटोमेरिज्म में लिखते हैं कीटोफॉर्म या इनोल फॉर्म। देखो इनोल फॉर्म का मतलब क्या, इनोल फॉर्म का इनोल फॉर्म से देखो, इनोल फॉर्म, इनोल जो वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना है। इन जो आया है, इन क्या होता है, डबल बॉन्ड, ई एन ई, इन डबल बॉन्ड के लिए यूज करते, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है। और ओल मतलब कार्बोक्स, क्या नाम है अपना, OH बॉन्ड भी है, ठीक है ना, अल्कोहल ग्रुप भी है। तो इन ओल मतलब डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, इस करके इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं। इसको कीटोफॉर्म बोलते हैं क्योंकि उसमें C डबल बॉन्ड O है, तो इसको कीटोफॉर्म बोलते हैं। और इसको, इसमें डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं। तो अब देखो ये 5 टाइप हैं जिसमें आपकी टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट होती है, ठीक है ना। तो एक देखो सबसे पहली टाइप, जो सबसे बेसिक टाइप, देखो आपका एक कीटोफॉर्म है ना, कीटोन है आपका। तो देखो क्या होता है, मैंने आपको टोटोमेरिज्म में क्या बताया कि क्या होता है, ओसिलेशन होती है हाइड्रोजन एटम की बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। ये सब चीजें वैसे मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही क्लियर करूंगा, लेकिन अभी हम आपके पास टाइम कम है, तो इसलिए हम पहले पूरी ऐसे खत्म करते आ रहे हैं कि फिजिकल पूरी खत्म कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और उसके बाद इनऑर्गेनिक करेंगे। नहीं तो वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग अपना 11th का टॉपिक है, लेकिन हम ऐसे चलेंगे तभी अपना सिलेबस हो पाएगा कम टाइम में, ठीक है ना। अपने पास एक मंथ भी नहीं रह गया आपका जेई वालों के लिए, तो नीट वालों के लिए चलो है भी, ठीक है ना। नीट वालों के लिए भी बहुत कुछ करा हुआ है, और नीट वालों के लिए ही लेक्चर है, ऐसा ना समझना कि जेई वालों के लिए चल रहा है, सबके लिए लेक्चर है, ठीक है ना। तो अभी नीट वालों को भी फिजिक्स भी करानी है, तो इसलिए उस अकॉर्डिंग स्पीड रखनी पड़ेगी। लेकिन करा आपको सभी रहा हूं, ये आप भी देख रहे होगे कि आपसे कोचिंग में जितना कराया जा रहा है उससे ज्यादा ही करा रहा हूं, कम से कम टाइम में, ठीक है ना। तो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करना। तो देखो फर्स्ट टाइप अपनी ये थी कि एक मतलब कीटोन हो और एक इनोल हो। देखो गाइस होता क्या है, देखो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, अल्फा हाइड्रोजन मतलब गाइस क्या, कि जो अपने जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड हमने लिए है, इस C डबल बॉन्ड O के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन जो होती है उसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं। उसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, अल्फा पोजीशन। जैसे कोई एग्जांपल है अपने पास, और तो अपने पास कोई एग्जांपल ही नहीं है। और तो देखो जैसे मैं आपको वैसे इधर दिखाता हूं, देखो वैसे दिखाता हूं, ठीक है ना, वैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं कि जैसे CH2 CH3 CH2 CH3, मान लो मैंने एक CH2 ग्रुप और लगा दिया, तो A अपनी अल्फा पोजीशन है, ए अपनी बीटा पोजीशन है। ऐसे अगर एक CH2 ग्रुप और लगा देते तो गामा पोजीशन आती, थर्ड वाली जो होती, और एक और लगा देते तो फोर्थ पोजीशन क्या होती, पास्कल मतलब डेल्टा, ऐसे डेल्टा वो पोजीशन होती डेल्टा। लेकिन आपको अल्फा बीटा तक ही रुकना है, ज्यादा आगे ना चल जाना, ठीक है ना। तो आपकी जो एडजेसेंट पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है ना। एडजेसेंट पोजीशन जो होती है आपकी वो होती है अल्फा पोजीशन, आपकी अल्फा पोजीशन ओ होती है। तो अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है गाइस, अल्फा पोजीशन समझ आया ना क्या होता है, ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पे जो हाइड्रोजन, एडजेसेंट पोजीशन वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन जो होती है उसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं। और उस पे एडजेसेंट पोजीशन पे जो मतलब अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट जो कार्बन जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये अपना अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये दोनों अपने अल्फा हाइड्रोजन है। एनर्जी में हो, कहीं मेरी तरह सुस्त तो नहीं पड़ गए, एनर्जी में रहना पूरी, ठीक है ना। तो देखो कीटोफॉर्म है अपनी ये। अब देखो होता क्या है टोटोमेरिज्म में, देखो पहली एग्जांपल समझाने में ही टाइम लगेगा, उसके बाद तो सब कुछ ऐसे रॉकेट साइंस की तरह निकलता जाएगा, मतलब रॉकेट की स्पीड में निकलता जाएगा, ठीक है। पहली एग्जांपल में हमेशा स्लो समझाता हूं कि एक बार फील आ जाए, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, टोटोमेरिज्म क्या होता है, ऑसिलेशन होती है हाइड्रोजन की बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम। तो देखो हाइड्रोजन क्या, देखो अल्फा, पहली बात क्या होगा, ऑसिलेशन कौन से हाइड्रोजन की होगी, अल्फा हाइड्रोजन की होगी, तभी हमने कहा कि प्रेजेंस होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन की। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, हाँ शो करेगा। क्यों, इस टोटोमेरिज्म शो करने की कंडीशंस क्या है, ए बॉन्ड प्रेजेंस हो और अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखो इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O भी है प्रेजेंट और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये पहली बात तो अपना क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चेक करा करना कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तभी टोटोमेरिज्म में आगे मूव ऑन करना, ठीक है ना।
तो अब देखो हमने क्या करना है इसमें गाइस, टोटोमरिज्म में होता क्या है, जैसे इधर का एक हाइड्रोजन, इधर का एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है और एक डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। असल में देखो होता क्या है, देखो थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन वैसे अगर आपको मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, जो सी डबल बॉन्ड हो है, तो ऑक्सीजन में या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इधर अपना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में आपको क्या कर देना है, हाइड्रोजन दे देना है। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो और इधर डबल बॉन्ड लगा दो, इधर डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा इनोल फॉर्म, ये आपकी हो जाएगी इनोल फॉर्म। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कैसे हुआ। देखो क्या करना है आपको, CH3, देखो CH3, सी डबल बॉन्ड हो, CH3 था अपने पास, तो क्या होता है गाइस, देखो सबसे पहले क्या करता है, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है वो ऐसे टूट ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, अपना डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है ओ नेगेटिव में, ठीक है ना। ये रेजोनेंस होता रहता है ना, रेजोनेंस होता रहता है, इक्विलिब्रियम में काम होता रहता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद ACH3 होता है आपका। तो अब क्या करता है, ACH3 से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन इसमें से निकलता है H पॉजिटिव की फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में एक H पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में से इधर से निकलता है और वो H पॉजिटिव जाके इधर लग जाता है, तो इधर OH बन जाता है। इधर से H पॉजिटिव निकला था तो इधर C नेगेटिव, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव निकला था तो इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो अब ये इधर बॉन्ड बन जाता है। तो इस करके ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है। देखो मतलब हुआ क्या, सबसे पहले ऑक्सीजन का जो, देखो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो टूटा, ठीक है ना, उसने रेजोनेंस हुई तो इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके बाद इधर से प्रोटोनिक हाइड्रोजन निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव इधर चला जाएगा, O नेगेटिव के साथ O नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट कर लेंगे, तो O नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ इधर कनेक्ट हो जाएगा। उधर जब इधर से अब H पॉजिटिव निकला तो इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर नेगेटिव चार्ज आया, तो अब नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका वैसे प्रोसेस है, लेकिन आपको मैं अब आपको मैं कहूंगा कि इसको अब बस ये समझाने के लिए था, लेकिन आपको करना ऐसे ही है जल्द, क्योंकि आपके पास उधर इतना टाइम नहीं होता कि आप घुमाते रहो इन चीजों को, ठीक है ना। तो आपको मैं बताता हूं आपने कैसे करना है। तो देखो आपको क्या करना है, बस जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को आपने H दे देना है और जहां से हाइड्रोजन निकाला उधर डबल बॉन्ड बना देना है, बस सिंपल काम। देखो जैसे इसमें क्या हुआ, जहां ऑक्सीजन है उसको हमने H दिया तो इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और इधर हमने इधर क्या, जहां से हाइड्रोजन निकला था उधर डबल बॉन्ड आ गया, उधर डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा डबल बॉन्ड जाइए आप इधर भी बना सकते थे, जाइए इधर से हाइड्रोजन निकालो, जाइए इधर से निकालो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये आपकी होती है कीटो फॉर्म और ये आपकी होती है इनोल फॉर्म, ये आपकी होती है इनोल फॉर्म, जिसका मैं आपको मीनिंग बता चुका हूं कि कीटो इसको क्यों बोलते हैं, इसको इनोल क्यों बोलते हैं। कीटो इसको इस करके बोलते हैं कि इसमें सी डबल बॉन्ड होता है, कीटो फॉर्म होती है, ठीक है ना, कीटोनिक ग्रुप जैसा होता है, और इसमें इनोल ग्रुप होता है। जैसे देखो इसमें इन भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, इस करके इसका नाम इनोल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा गाइस इसमें देखो मैंने एक चीज और लिखी है, एक चीज और मैंने आपको ध्यान दिया हो आपने, तो मैंने सिंबल बनाया है कि मैंने इसका एरो ज्यादा बनाया है, इसका एरो कम बनाया है। ये क्यों भैया ऐसा, कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इसका कंटेंट ज्यादा होगा, कि इसका अमाउंट इससे ज्यादा होगा, कि मतलब ज्यादा अमाउंट में ये चीज बन रही है। इसका एरो अगर ज्यादा बनाया है, मतलब इसका एरो ज्यादा लेंथी है, तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इस तरफ को मूव ऑन करी हुई है, मतलब रिएक्शन इस तरफ को मूव ऑन करी हुई है, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा है। क्यों भैया, क्योंकि यार कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टोटोमेरिज्म, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म जनरली, ठीक है ना। अभी आगे बताऊंगा कि इसको कैसे और डील करना है। क्यों होती है ज्यादा स्टेबल, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ, जो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड से। जो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है, देखो इनोल फॉर्म में सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, तो सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड के। क्यों भैया ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है यार, अब इसमें केमिकल बॉन्डिंग लगती है, जिसको समझ आएगा तो समझ लेना, जिसको ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे कि आपको समझ आ जाए। देखो
ए बॉन्ड, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? इस ए सी डबल बॉन्ड, देखो सी डबल बॉन्ड हो अपने पास, देखो दो बॉन्ड मैंने बात की, एक सी डबल बॉन्ड हो और एक सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और एक सी डबल बॉन्ड सी। तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ में गाइस क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। क्या होता है ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? क्या पता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी को नहीं पता तो देखो क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया ये तो बुक्स की वाली बात बता दी आपने, तो यार साइंटिफिकली बताना भी जरूरी है। अब थोड़ा अपने अंदाज में बताता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी होती है एटम की अट्रैक्ट करना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज्यादा सक्षम है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छी तरह खींचता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसलिए हम कहते हैं ज्यादा है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो इधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा है और इधर तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है ही नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है ही नहीं, है ना, दोनों ही सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के। तो जहां इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उधर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसको मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी कराऊंगा, दिक्कत ना लेना। जिसको समझ आए, जिसकी रिवीजन हो रही है उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसकी रिवीजन हो जा रही है, उसको अच्छा लग रहा होगा। जिसको नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसलिए आपको बस मेन अभी इस टाइम इतना याद रखना है कि जर्नली स्टेबिलिटी ऑफ कीटो जर्नली स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म ग्रेटर देन इनोल फॉर्म बिकॉज सी डबल बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी। बस ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जिसको मैंने आपको बता भी दिया। वैसे रीजन नहीं समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं आई होप, लेकिन समझ आया हो कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना। तो देखो अब देखो, अब काम आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट टाइप देख लिया आपने, ऑसिलेशन हुई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ऑसिलेट हुआ पॉलीवेलेंट एटम में, ठीक है ना। अच्छा ऐसा नहीं है कि बस एक बार चला गया इधर, मतलब ये होती रहता है, ये प्रोसेस होता रहता है, डायनेमिक है, डायनेमिक है मतलब चलता रहता है, मतलब आता भी है हाइड्रोजन फिर जाता भी है, मतलब इससे ये भी कन्वर्ट होता है, इससे ये भी कन्वर्ट होता है, मतलब इधर से हाइड्रोजन जाता भी है वापस भी आता है, ऐसे मतलब होता रहता है प्रोसेस, मतलब इससे ये भी कन्वर्ट होता रहता है, इससे ये भी कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड, देखो ए बी कीटो की टाइप है ना, ए बी देखो वैसे है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन ये बताओ ये शो करेगा कि नहीं टोटोमिज्म? देखो पहली बात तो सी डबल बॉन्ड हो ग्रुप है अपना, अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो इस करके शो करेगा। तो देखो अब क्या होगा, बस देखो हमने क्या करना है, सिंपल सी बात, अल्फा हाइड्रोजन दो, अल्फा देखो एक कार्बन अपना सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके एडजेसेंट पोजीशन वाला जो पोजीशन होती है उसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन तो बस एच मतलब सी डबल बॉन्ड होके ऑक्सीजन पे दे दो और जहां से हाइड्रोजन निकाला उधर डबल बॉन्ड बना दो। तो देखो इधर डबल बॉन्ड आ गया और इस पे OH आ गया, तो दैट्स ऑल। ये आपकी इनोल फॉर्म है, क्योंकि ये इन भी है ओल भी है, ठीक है, तो आपकी ये इनोल फॉर्म है। और देखो कीटो फॉर्म ज्यादा होती है इनोल फॉर्म से, तो इसलिए मैंने एरो ज्यादा बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो थर्ड टाइप है नाइट्रो कंपाउंड, जैसे NO2 ग्रुप, ठीक है ना, नाइट्रो ग्रुप वही होता है ना। तो देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, तो देखो मैंने पहली बात है टोटोमिज्म शो करेगा, हाँ क्योंकि N डबल बॉन्ड ग्रुप है, ठीक है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो ए अपना ग्रुप है, ए अपना N डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ए अपनी अल्फा पोजीशन है, ए अपनी अल्फा पोजीशन है, देखो N डबल बॉन्ड O के जो एडजेसेंट पोजीशन वो अपनी अल्फा पोजीशन है और उधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अपना अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये टोटोमिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो देखो बस क्या करना है, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो बस इसको H इधर चला जाएगा और इधर बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो H इधर चला गया बॉन्ड इधर आ गया, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं सीडो नाइट्रो, इसको बोलते हैं सीडो नाइट्रो, ठीक है ना, नकली नाइट्रो की तरह है, ठीक है ना। तो ये अपना नाइट्रो होता है, ये अपना सीडो नाइट्रो होता है। तो आई होप समझ आ गया हो, ठीक है। बस हमने क्या किया, मैंने जैसे आपको बस सिंपल है, आपको वैसे ही करना, वैसे ना बॉन्ड घुमाते ना रहना कि इस पे पहले नेगेटिव चार्ज आया, वो सब आप ना करना, अभी उसको एडवांस टाइम देखेंगे, ठीक है ना। नीट आगे तो बिल्कुल भी ना देखना।
तो आपको बस ऐसे ही करना है, बस जहां से हाइड्रोजन रिप्लेस किया उधर डबल बॉन्ड बना दो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चिपका दो, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक काम हो गया। उसके बाद देखो फोर्थ टाइप अपनी क्या है, इमाइन। देखो इमाइन, इमाइन एक टाइप होती है ना, एक इमाइन भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ग्रुप होता है। तो देखो ये अपना इमाइन होता है। देखो मैंने, देखो पहले कंडीशन फॉलो हो रही है, एन डबल बॉन्ड सी ग्रुप है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन देखो है कि नहीं है, देखो अल्फा हाइड्रोजन है अपना, अल्फा हाइड्रोजन है अपना, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो बस आपको क्या करना है, इधर से अल्फा हाइड्रोजन निकालो, इधर से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम में आ जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जहां से निकलेगा उधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, उधर आएगा डबल बॉन्ड, और इधर आएगा डबल बॉन्ड टूटेगा। जैसे देखो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटता था, जिसको हम हाइड्रोजन देते हैं उसका डबल बॉन्ड टूटता है, तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और जहां से हाइड्रोजन निकला उधर डबल बॉन्ड बनेगा, एज सिंपल, ठीक है ना। जिसको हाइड्रोजन देंगे उधर डबल बॉन्ड टूटेगा, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा उधर डबल बॉन्ड बनेगा, सिंपल है, ठीक है। तो देखो इधर डबल बॉन्ड बन गया और इधर डबल बॉन्ड टूट गया, तो ये अपना ईन अमाइन होता है। ये अपना क्या होता है, ईन अमाइन। देखो डबल बॉन्ड भी है, अमाइन भी है, तो इसलिए ईन अमाइन, इसको बोलते हैं ईन अमाइन, ठीक है। अब देखो देखो इसमें एक चीज और है, लैक्टम, लैक्टिम एक चीज होती है, ठीक है, बायो वाले बच्चों को पता हो शायद। तो देखो इसमें भी, देखो इसमें भी टोटोमेरिज्म शो होगा, ठीक है ना। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट। इसमें एक चीज आपको बतानी है, देखो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास अब दो प्रेजेंट है, एक अल्फा पोजीशन आपकी ए भी है, एक अल्फा पोजीशन आपकी ए भी है। तो सवाल एक पैदा होता है कि कहां से हम अल्फा हाइड्रोजन दें। तो देखो जब दो पॉसिबिलिटी हो, अल्फा हाइड्रोजन दो जगह से हम दे सकते हैं, दो जगह से दे सकते हो, तो हाइड्रोजन उधर से देना जिसकी एसिडिटी ज्यादा हो। भैया अब एसिडिटी कैसे पता लगे करें, बस देखो क्या करना है आपको, मान लो इसमें से आपने H पॉजिटिव निकाल दिया तो इस पे N नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे से भी H, अगर इससे H पॉजिटिव निकाल दिया तो इस पे C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बताओ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है कि कार्बन पे? नाइट्रोजन पे होता है। क्यों ज्यादा होता है? नाइट्रोजन पे यार वैसे इलेक्ट्रो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, लेकिन इधर भी मैं सबको समझाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको याद करा दूं, रट्टा बनवा दूं, ठीक है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, देखो जब हाइड्रोजन से इधर से अगर हम नेगेटिव चार्ज निकाले तो अपना इधर नेगेटिव, मतलब इधर से हाइड्रोजन निकाले तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, और अगर इधर से निकाले तो कार्बन पे आएगा। तो कहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज उधर ज्यादा स्टेबल होगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ना, अलोंग ए ग्रुप, अलोंग ए पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, मतलब अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रख सकता है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखने की। तो ए नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल रख सकता है और ए कम स्टेबल रखता है, इसलिए ए अपना जो मतलब इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा है, क्योंकि इधर से अगर जब हाइड्रोजन निकलेगा तब अपने पास N नेगेटिव आएगा, इधर से अगर निकाले तो C नेगेटिव आएगा, और N नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो हमेशा क्या होता है, नेचुरली क्या होता है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, नेचर हमेशा स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। जैसे अभी कोविड आ गया था, तो कोविड के कारण देखो नेचर कितना स्टेबल हुआ, नेचर में हम लोगों को तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन नेचर देखो कितना स्टेबल हुआ, कितना सब कुछ सही हुआ, पोल्यूशन लेवल कितना कम हुआ। तो नेचर अपने आप चीजों को स्टेबल करता है। तो देखो इसलिए इधर से ए जो हाइड्रोजन है, कहानी का सार यही था कि ये हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा एसिडिक है, तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा। तो जहां से हाइड्रोजन निकलेगा उधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहां हाइड्रोजन जाएगा उधर से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ए आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लैक्टम, ठीक है ना। बायो का वर्ड है वैसे, ठीक है, बायो में ज्यादा यूज होती हैं चीजें, लैक्टम और ए लैक्टिन, ठीक है ना। ए लैक्टम, एक मिनट गाइस, ठीक है ना, ए लैक्टम और ए लैक्टिन, क्लियर है। अब देखो फिफ्थ टाइप, देखो नाइट्रोजो, एक नाइट्रोजो ग्रुप आपको मैंने बताया था, नाइट्रोजो, ठीक है ना, ए नाइट्रोजो है। और ए देखो अब क्या हुआ, देखो अपने पास देखो N डबल बॉन्ड O ग्रुप है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसमें टोटोमेरिज्म शो होगा। तो इसमें देखो क्या होगा, बस अल्फा हाइड्रोजन से
ऑक्सीजन इसको मिल जाए, हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, जहां से जिसको हाइड्रोजन मिलेगा उसका डबल बॉन्ड टूटेगा, जिसका हाइड्रोजन जाएगा उधर डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसने हाइड्रोजन दिया तो इसका बॉन्ड टूट के OH बन गया और इधर डबल बॉन्ड बन गया, तो इसको बोलते हैं आइसोनाइट्रोजो, आइसोनाइट्रोजो बोलते हैं। तो आपकी 5 टाइप्स थी टॉटोमेरिज्म की, ठीक है ना, 5 टाइप्स थी, मैक्सिमम है, एडवांस से भी ऊपर गए हैं हम, ठीक है ना, एडवांस को टच करके निकले हैं, तो ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर टॉटोमेरिज्म में कुछ नहीं आता, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया कि टॉटोमेरिज्म कब शो होता है, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करें। जैसे देखो आपको दिया जाए, चलो मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल, CH3 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 तो बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बोलो जल्दी बोलो, पॉज करो, सोचो और बताओ, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? पॉज करो और बताओ। अब मैं बताने जा रहा हूं, एक बार खुद सोचना जरूर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड तो है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज थी, लेकिन मैंने आज सोचा एग्जांपल के तरीके से बताऊं तो ज्यादा क्लियर होगी। इसको दिखा रहे तो क्या स्क्रीनशॉट ले लोगे शायद आप, थोड़ा रिवीजन के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी 5 टाइप्स हो गई है। अब देखो मैं आगे बताता हूं आपको, एक चीज हम कर चुके हैं, जनरली स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म की इनोल फॉर्म से ज्यादा होती है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि कभी कभी इनोल की स्टेबिलिटी, इनोल का कंटेंट या इनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म जनरली स्टेबल होता है, जनरली, नॉट ए यूनिवर्सली। जनरली मतलब 90% केस में आपका कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनोल से। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनोल के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, इनोल के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो पहला है एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट अगर प्रेजेंट हो तो क्या करता है, इनोल के कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? एप्रोटिक मतलब ओ सोलवेंट जिसमें H पॉजिटिव ना दे सकता, जो सोलवेंट H पॉजिटिव ना दे पाए, एप्रोटिक हो, जिसमें H पॉजिटिव प्रेजेंस ना हो, H पॉजिटिव रिलीज ना कर पाए सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं एप्रोटिक। इसकी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी पूरी एक लिस्ट ही दे दूंगा कि एप्रोटिक एंड प्रोटिक की, तो उसकी लिस्ट ही दे दूंगा, तो आप उससे भी देख लेना, ठीक है ना। तो ये आपका वैसे DMSO4, ठीक है ना, DMSO4 कह रहा हूं, DMSO ये भी एक एप्रोटिक सोलवेंट होता है। एसीटोन एप्रोटिक सोलवेंट होता है, तो ये MCPB है, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो आपको अब ये देखना है कि इनोल का कंटेंट इनहेंस कैसे होता है। पहला है एप्रोटिक सोलवेंट, मतलब मैंने सीनियरिटी के अकॉर्डिंग लिखा है कि सबसे पहले आप चेक करो एप्रोटिक सोलवेंट है। अगर एप्रोटिक सोलवेंट है तब तो इनोल का कंटेंट, इनोल ज्यादा ही स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म से, एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। दूसरा फैक्टर है एरोमेटिसिटी। अगर इनोल फॉर्म में एरोमेटिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, तब भी अपना इनोल फॉर्म ज्यादा होगा। एरोमेटिसिटी भी थोड़ी क्लियर कर देता हूं। देखो एरोमेटिसिटी क्या होती है, देखो कंपाउंड अपने साइक्लिक कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड अपने 3 तरह के होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, तीनों कंपाउंड में से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में से एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन, एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करे, उसकी कंडीशन क्या होती है। देखो पहला कंडीशन उसकी ये होती है कि वो साइक्लिक हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्लेनर हो, एक ही प्लेन पे हो सारे एटम, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन होती है कि वो कंजुगेशन उसमें शो कर रहे हो, और चौथी कंडीशन ये है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, जो केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, लेकिन आपको पता सुना तो होगा कम से कम, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं,
और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, मोस्ट अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें देखो पहली तीन कंडीशन तो सेम ही है कि साइक्लिक होता है, अभी प्लेनर भी होता है, कंजुगेशन भी होता है, लेकिन इसमें अच्छा एन आपका क्या होता है, एन कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 मतलब होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई, इसमें 4n + 2 है, इसमें सिर्फ 4n है, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल देख लो, जैसे जैसे बेंजीन, आपका बेंजीन में क्या है, देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2a है, देखो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे एक बॉन्ड अपने 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, एक बॉन्ड अपना 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, तो देखो इस फॉर्मूले में से 6 आ सकता है। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करें, तो अपना इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ए मतलब एक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई, कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है, 4n + 2 वाले को। और इसकी एग्जांपल देखें तो देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ए कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है, 4n वाले को, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा। तो ए वाला जो कंपाउंड है इसकी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। जैसे ये भी देखो, ये क्या है, एरोमेटिक, क्यों, जब n की वैल्यू 0 हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसमें कितने पाई, जब n की वैल्यू 0 हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपके ऐसे आप एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी में डिफरेंस बता सकते हो। नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक बस इन दोनों को छोड़ के जितना भी रह गया अपने नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे मतलब ज्यादा स्पेशली आपको पूरा क्रिटिकल बताऊं तो जिनमें कंजुगेशन ना हो आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे भैया, जैसे देखो ए, जैसे आपके ए, जैसे देखो ये कंपाउंड है, इसमें नॉन एरोमेटिसिटी है, देखो कंजुगेशन, देखो पूरी कंजुगेशन नहीं हुई, देखो इधर तो बॉन्ड है, इधर तो है, लेकिन इधर नहीं है, पूरी कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हुई, देखो कंजुगेशन नहीं है, पूरी कंजुगेशन नहीं है, तो ये क्या है अपना नॉन एरोमेटिक, ये क्या है अपना नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक की होती है, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक की होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक की, ठीक है ना। ज्यादा डीप चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो चलो अब देखो इनकी मैं आपको एग्जांपल क्लियर करता हूं कि इनोल का कंटेंट इनहेंस कैसे होता है। पहला देखो, पहला हमने क्या लिखा था, एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखो जैसे एग्जांपल देखो, वही वाली एग्जांपल है जो हमने पहले ली थी, कौन सी ली थी हमने, कौन सी एग्जांपल, हाँ ये वाली फर्स्ट वाली एग्जांपल है। देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि कीटो का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है इनोल का नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर हम उसमें डीएमएसओ डाल दें, इन डीएमएसओ क्या होता है, एप्रोटिक सोलवेंट। तो एप्रोटिक सोलवेंट में इनोल का कंटेंट इनहेंस हो जाता है, इस करके इनोल का कंटेंट अब ज्यादा बनने लग जाता है, उल्टा काम हो जाता है। पहले देखो कीटो का कंटेंट ज्यादा था, अब इनोल का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो आपकी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जब एप्रोटिक ज्यादा होगा तो इनोल का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो मैंने क्या बताया था, एरोमेटिसिटी, कि एरोमेटिसिटी जब इंक्रीज हो, देखो अब देखो जैसे ये है, अब देखो इसमें से, अब देखो अब टोटमलिज्म हो जाएगी ना आराम से। देखो अल्फा पोजीशन क्या है, ए है, अल्फा पोजीशन अपनी ए है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो ना इधर अपने पास 2 हाइड्रोजन है ना, इधर अपने पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर मतलब इधर इसका बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा, जहां से हाइड्रोजन निकला उधर बॉन्ड बन जाएगा। तो इधर क्या आ गई, पहले देखो पहले एरोमेटिसिटी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये चीज आपको कराई। पहले एरोमेटिसिटी नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि इधर देखो इधर अपने पास क्योंकि कंजुगेशन नहीं थी। ये कौन सा कंपाउंड था, नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक। एक क्या थी, इधर कंजुगेशन नहीं थी। देखो इधर कंजुगेट, अच्छा इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, इसमें सीधा ही ना लगा देना 4n पाई इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें है तो 4 इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन पहले इससे पहले यानी कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना, कंजुगेशन नहीं है इसमें, इसलिए इसको ये ना मानना कि एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है अपना नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। तो अब देखो ए जब इसकी अगर हम टोटमलिज्म कराएं तो एक इसमें कन्वर्ट होगा फिनोल में, तो फिनोल में कन्वर्ट होगा तो एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो कंपाउंड में जब एरोमेटिसिटी आ जाएगी तो इनोल कंटेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, इस करके इनोल का कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी चीज भी क्लियर होगी। तीसरी चीज देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एक कंपाउंड है आपका, एक कंपाउंड है, अब इसमें टोटोमिज्म कराओ तो देखो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन यही है, अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास ये है, तो मान लो इसको हमने किसी भी कहीं भी दे सकते हो, या इसको दे दो एक हाइड्रोजन, या इसको दे दो, एक ही बात है। तो हमने इसको मान लो दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया, तो इधर देखो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। तो अब देखो, अब आपसे पूछे कि बताओ किसका कंटेंट ज्यादा होगा, इनोल ज्यादा होगा कि मतलब कीटो ज्यादा होगा कि इनोल ज्यादा होगा, तो इधर क्या होगा, इनोल का कंटेंट ज्यादा होगा। इनोल का कंटेंट इंक्रीज होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो इधर देखो भाई साहब, इधर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनहेंस कर देगी कंटेंट ऑफ इनोल फॉर्म। वैसे जनरली कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन ये फैक्टर्स मैंने आपको बताया जो इनोल की मतलब कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो इधर से इनोल का कंटेंट इंक्रीज हो जा रहा है। अच्छा, इसी में देखो फोर्थ एग्जांपल भी, आप फोर्थ चीज भी आपकी क्लियर हो रही है, कंजुगेशन। देखो इधर कंजुगेशन कम थी, देखो इधर कैसी थी कंजुगेशन, एक थी, ठीक है, उसके बाद इधर बस इधर तक थी। देखो जैसे इधर भी इधर तक ही है, इधर बीच में तो कंजुगेशन है नहीं, और इधर भी देखो इधर तक ही कंजुगेशन है। लेकिन इसमें देखो कंजुगेशन कहां आई, इधर भी आई, देखो इधर से इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, मतलब पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन आ गई, पूरे कंपाउंड। देखो इधर बॉन्ड बन गया तो देखो पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन आ गई। देखो पहले डबल बॉन्ड इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है ना, उसके बाद फिर इधर, मतलब देखो इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। और लेकिन इसमें देखो बीच में कंजुगेशन ब्रेक हो गई थी। तो इधर देखो इस मतलब इस एग्जांपल में एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आई, दूसरी बार कंजुगेशन भी इंक्रीज हुई, तो दोनों फैक्टर भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो आपकी सारी टाइप्स मैंने बता दिया कि देखो एग्जांपल देख लो कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत करा दिया यार आज तो, मतलब बहुत डिटेल में चले गए। तो देखो नेक्स्ट देखो छोटी सी चीज एक और देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं विद ड्रॉइंग, ठीक है ना, ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंजुगेशन को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, सब मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा जब हम जीओसी के जब फैक्टर करेंगे ना, जीओसी के कंटेंट करेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है कंजुगेशन को, भी इतना याद रखना। उसकी एक एग्जांपल मान लो बेंजीन है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप डिक्रीज कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है वो कंजुगेशन को डिक्रीज करता है, जैसे OR है ना, ईथल ग्रुप जैसे OR, और CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है ना। अल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन देखो, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें अगर हम वो कराएं, इसमें हमने क्या कराया, टोटोमिज्म कराएं, तो देखो इधर इसका इधर H आया और इधर डबल बॉन्ड हो आया। तो आपसे ऐसे पूछा क्वेश्चन आता है कि बताओ इनोल का कंटेंट ज्यादा है कि कीटोन का। तो देखो इसमें गलती हो सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें गलती हो सकती है। देखो इसमें आप देखो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ रही है, तो इनोल का कंटेंट तो इंक्रीज होना चाहिए, इनोल का कंटेंट तो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन तब भी इनोल अपना 8% ही बनता है इधर, और अपना कीटो कितना बनता है, 92%। क्यों भैया, इसमें भैया ये होता है क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप आ गया, OR ग्रुप आ गया। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप डिक्रीज करता है कंजुगेशन को, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कंजुगेशन को डिक्रीज करता है, तो कंजुगेशन डिक्रीज हो जा रही है, इस करके ही कीटो फॉर्म ज्यादा बन रहा है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही थी इनोल में, तब भी कीटो फॉर्म ज्यादा बन रहा है, क्योंकि वो जो ग्रुप है OR ग्रुप, वो आपकी कंजुगेशन को डिक्रीज कर रहा है। तो आई होप आपको गाइस सब कुछ क्लियर हुआ हो। अभी आपको सारे मैं कंसेप्ट करा चुका हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर के। अभी भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं, इसके थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपकी स्ट्रेंथ में लाना चाहता हूं कि आपकी ग्रिप और बन जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मैं थोड़ा थक गया हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि अब एनर्जी कम रहेगी तो मजा नहीं आएगा, उस एनर्जी से पावरफुल में हम चल नहीं पाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो अब इसकी मैं थोड़ा कुछ आपको कंसेप्ट लेवल में पूरा क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
बस अब क्वेश्चन कराऊंगा कुछ आपको, थोड़े प्रैक्टिकल यूसेज दिखाऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करेंगे अपना, और बहुत जल्दी हम अपने आइसोमरिज्म को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो यार, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।